Hello, good morning to everyone. I am Dr. Annu Bhai Soni, again connected with you through this video session to discuss on a very important topic of Criminal Procedure Code, and this is provision of bail. बहुत नमस्कार आप सभी को। वीकली लीगल बाइट्स की जो हमारी श्रृंखला हमने शुरू की है उसके तहत मैंने आपसे पिछले मुलाकात में कहा था कि अगली मुलाकात में हम जमानत पर चर्चा करेंगे। जमानत एक बहुत ही रोचक विषय है, बड़ा ही लोकप्रिय है लोगों के बीच में, और आम आदमी जमानत की प्रक्रिया से रूबरू होता है। उसके जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वो किसी और की जमानत लेता है या खुद अपनी जमानत की व्यवस्था करता है, तो वो जमानत की प्रक्रिया से, न्यायालय की प्रक्रिया से, पुलिस की प्रक्रिया से रूबरू होता है। वो उसके बारे में, उसकी बारीकियों को नहीं जानता, लेकिन जानना चाहता है। उसकी जिज्ञासा होती है कि आखिर ये जमानत की व्यवस्था किस प्रकार से होती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके संबंध में क्या कानून है। उसी पर आज हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले एक विनम्र प्रार्थना आपसे। आज की जो हमारी चर्चा है ये विद्वान अधिवक्ताओं, कानून के जानकार जो विधिवेत्ता हैं, न्यायाधीश हैं, कानून के प्रोफेसर हैं, या कानून की बारीकियों को जानने वाले हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, विवेचक हैं पुलिस के, इनके लिए ये उतनी लाभप्रद नहीं है। कारण ये है कि वे सब जो बातें मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ उनसे वो सब वाकिफ़ हैं। उनके रोज़मर्रा के जीवन में उनकी जो ड्यूटी लाइफ है, जो उनके विभागीय कार्य हैं, जो उनका पेशा है, उसमें प्रतिदिन वो इन कानूनों से, इन कानून की बारीकियों से, इस प्रक्रियाओं से रूबरू होते हैं। इसलिए उनको, मेरा ऐसा मानना है, उनको शायद इस वीडियो से बहुत लाभ नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो उनके लिए तैयार किया गया है जो आम लोग हैं, जो जमानत को तो जानते हैं लेकिन जमानत की प्रक्रिया के बारे में, उसके कानून के बारे में उनको कोई विशेष ज्ञान नहीं है और वो जानना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। देखिए, जमानत जो शब्द है वो, उसकी परिभाषा आप खोजेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता, जो आपका मूलभूत संहिता है, आपराधिक अदालतों की जो प्रक्रिया निर्धारित करने वाली, पुलिस की कार्यप्रणाली को निर्धारित करने वाली जो आपकी जो मूलभूत संहिता है, उस संहिता के अंतर्गत कहीं पर जमानत को परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में चर्चा की गई है। तो फिर आखिर जमानत का क्या अर्थ है? तो जो विद्वानों ने और समय समय पर न्यायालयों ने जो इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि जब आप पुलिस की जांच की या किसी न्यायालय के ट्रायल की, परीक्षण की, आपराधिक परीक्षण, या आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामले की जांच हो रही है, आप उसके विषय वस्तु हैं, आप गिरफ्तार किए गए हैं, तो निश्चित रूप से आपकी स्वतंत्रता जो है वो बाधित होती है। और जमानत वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आप कानूनी रूप से उस स्वतंत्रता को फिर प्राप्त करते हैं परीक्षण के दौरान, जांच के दौरान। यदि आपके खिलाफ कोई जांच नहीं है, यदि आपके खिलाफ न्यायालय में कोई ट्रायल नहीं है, कोई परीक्षण नहीं है, आप गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, तो फिर जमानत का प्रश्न ही नहीं उठता है। जमानत का प्रश्न तो वहाँ उठता है जहाँ पर आप पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, न्यायालय के सामने पेश किए गए हैं, और एक आपराधिक न्यायालय के सामने आपके खिलाफ कार्यवाही चल रही है या पुलिस के द्वारा
जांच की कार्यवाही चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित होती है। देखिए, कानून की मंशा ये होती है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध कार्य को किए जाने का आरोप लगाया गया है या वो संदिग्ध है, तो उसको उतनी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती या नहीं दी जानी चाहिए जो स्वतंत्रता एक ऐसे व्यक्ति को प्राप्त है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई आरोप नहीं है। दोनों व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कुछ तो अंतर होना चाहिए। जबकि आरोपी जो होता है, जो व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। अदालतें भी स्वतंत्रता में ज़्यादा बाधक नहीं बनना चाहती, इसलिए जमानत की व्यवस्था की गई है कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला चल रहा है, तो गिरफ्तार किया गया है, अदालती कार्यवाही के अधीन है, तो भी उसको स्वतंत्रता कुछ सीमा तक दी जाए, कुछ शर्तों के साथ दी जाए, ताकि वो अपना बचाव भी कर सके और न्यायालय की प्रक्रिया में सहयोग भी कर सके। न्यायालय जब चाहे, पुलिस जब चाहे तब वो उपस्थित हो सके और न्यायालय की पूरी प्रक्रिया का सम्मान कर सके। इसलिए जो व्यवस्था अपनाई गई है, जो कानूनी व्यवस्था आपको दी गई है, उसी को जमानत की व्यवस्था कहते हैं। असल में एक जमानत का जो प्रावधान है वो एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा दोनों के बीच की एक संतुलन की स्थिति है। एक तरफ हमें एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना है जो कि उसे प्राप्त है, आपके संविधान के द्वारा स्वतंत्रता उसको दी गई है, और दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा है। यदि आप अपराधी को स्वतंत्रता देना शुरू करेंगे, उसको उसी तरह से स्वतंत्र रखेंगे जिस प्रकार से एक दूसरा नागरिक स्वतंत्र है, तो फिर सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। तो दोनों का जो बीच का जो रास्ता है, जो संतुलित रास्ता है, उसको अपनाया जाता है जमानत की व्यवस्था के द्वारा कि भाई ये हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हानि न पहुंचाएं, क्षतिग्रस्त ना करें, और सामाजिक सुरक्षा को भी ध्यान में रखें। और संतुलन जिसके पक्ष में होगा, यदि संतुलन स्वतंत्रता के पक्ष में ज़्यादा है तो जमानत दी जाएगी, और लगता है कि नहीं, जमानत देने से सामाजिक सुरक्षा, समाज की शांति यदि भंग होगी, खतरे में पड़ जाएगी, तो वहाँ पर न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति दी गई है को जमानत देने से इनकार करें। तो जमानत ये इसी प्रकार की एक व्यवस्था है जिसका हम अभी आगे चल के अध्ययन करेंगे। अब आगे चले कि आखिर जमानत की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, जमानत और गिरफ्तारी दोनों का आप यूँ कहिए चोली दामन का साथ है। यदि आप गिरफ्तार नहीं हैं, आपको गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, तो फिर जमानत की आवश्यकता भी नहीं है। जमानत की आवश्यकता वहीं पे शुरू होती है, जमानत की भूमिका वहीं पे शुरू होती है जहाँ पर आप गिरफ्तार होते हैं या आपके आसपास ऐसा वातावरण निर्मित होता है जिससे आपको गिरफ्तारी की आशंका होने लगती है। तो दोनों ही स्थितियों में आपको जमानत की आवश्यकता पड़ती है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है, जिसको कोई गिरफ्तारी की कहीं से कोई आशंका नहीं है, ऐसे व्यक्ति को जमानत की आवश्यकता भी नहीं है। तो जमानत का और गिरफ्तारी का एक प्रकार से कहिए चोली दामन का साथ है, और एक गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत जो है उसकी आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा प्रश्न ये उठता है कि साहब, आखिर गिरफ्तारी किन किन परिस्थितियों में होती है, कब आप गिरफ्तार होते हैं या हो सकते हैं। ये व्यापक विषय है, इस पर थोड़ी सी अपन संक्षिप्त में ही चर्चा करेंगे। पुलिस को धारा 41, धारा 42 और धारा 151 CRPC, इसका आप अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि पुलिस को इससे व्यापक शक्तियां दी गई हैं। धारा 41 के अंतर्गत जो पुलिस है, कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस जो क्या है, किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
तो ये परिस्थितियां धारा 41 में बताई गई हैं। उसमें कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिस पर अपन थोड़ी सी चर्चा कर लें। जैसे पुलिस को ये लगता है, पुलिस को कहीं से सूचना प्राप्त हुई है या उसके पास इस बात को अब विश्वास करने का पूरा आधार है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा संज्ञेय अपराध कारित किया है जिसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, और जब वो उन आधारों की उसको संतुष्टि हो जाती है, उस आधार को विश्वसनीय मान करके आगे बढ़ता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है। ठीक। उसके अलावा पुलिस को यदि यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति चोरी का सामान रखा हुआ है, उसे ही पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा अब पुलिस के सामने ही कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई संज्ञेय अपराध करता है, या अपराध करते हुए पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो भी पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसी तरह से मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा जिसमें कारावास हो सकता है, ऐसे अपराध, संगीन अपराध कहिए, है ना, ऐसे अपराध किए जाने का यदि पुलिस के पास कोई सूचना है या उसके पास कोई ठोस आधार है कि किसी ने इस प्रकार का अपराध कारित किया है, तो भी पुलिस उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 151 में तो ये तक दिया हुआ है कि जहां पुलिस को यही दल्ला मिलती है कि कोई व्यक्ति कोई इस प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध कारित करने वाला है, उसकी परिकल्पना, पुलिस की परिकल्पना ये हो जाती है, पुलिस को लगता है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की हरकत कर रहा है कि लगता है वो आगे चल करके कोई गंभीर अपराध, कोई संज्ञेय अपराध कारित करेगा। अभी नहीं किया है लेकिन आगे चल के कर सकता है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को भी धारा 151 के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने आर्म फोर्स हैं, सशस्त्र बल हैं, उसका कोई भगोड़ा है, उस भगोड़े को भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। या कोई राज्य के द्वारा घोषित अपराधी है, उसको भी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 42 तो यहाँ तक कहती है कि साहब यदि आप अपना नाम पता ठीक से नहीं बताते हैं, तो भी आपको पुलिस उस पर्पज से कि इसकी नाम पता, इसकी शिनाख्ती की जाए, गिरफ्तार कर सकती है। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनके तहत पुलिस जो है वो बिना वारंट के गिरफ्तार करती है। अब प्रश्न उठता है कि साहब पुलिस ने तो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया, अब आगे क्या होगा? आगे ये है साहब कि धारा जो 57 है इसकी और एक धारा 76, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ये दोनों धाराएं इस बात का प्रावधान करती हैं कि चाहे पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार किया है या किसी को मजिस्ट्रेट के आदेश या उसके वारंट में गिरफ्तार किया है, दोनों ही स्थितियों में उसे अभियुक्त को या जिसको उन्होंने गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ठीक है, या तो 24 घंटे में अपना अन्वेषण पूरा कर ले, जांच पूरी कर ले और चालान पेश कर दे। अब ये संभव नहीं होगा। जब संभव नहीं है तो उसको 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। हाँ, आने जाने में जो समय लगेगा उस समय को छोड़ दे, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने अनिवार्य रूप से पेश करना चाहिए, है ना। उसका अर्थ, उसका मतलब, उसका उद्देश्य है कि किसी भी हालत में पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से कोई ज़्यादा व्यक्ति न रहे। अब आपने पुलिस सामने उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। अब स्थिति क्या बनी कि मजिस्ट्रेट या तो उसको रिमांड पर फिर से पुलिस को देगा, यदि पुलिस को लगता है, ये पुलिस कहती है कि नहीं इस व्यक्ति के को जांच के समय इसकी आवश्यकता है, इसकी शिनाख्ती पर कुछ सामान बरामदगी होगी या कुछ और भी बताएगा ये, और न्यायालय को लगता है कि नहीं पुलिस जांच के लिए इस व्यक्ति की आवश्यकता है पुलिस को, तो उसको पुलिस रिमांड में दे देगा। लेकिन ऐसा पुलिस रिमांड किसी भी हालत में 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होता। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे मिला करके भी यदि रिमांड बढ़ाया जाए तो पुलिस रिमांड को किसी भी हालत में
धारा 167 सीआरपीसी के तहत 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, अब पुलिस रिमांड की आवश्यकता नहीं है, तो उसे वो जुडिशियल कस्टडी में जुडिशियल रिमांड पे भेज देगा। अब ये जुडिशियल रिमांड मामले की परिस्थितियों के हिसाब से अधिक 90 दिन का होगा और या फिर 60 दिन का होगा। गंभीर अपराध हैं जैसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा के कारावास वाले अपराध को किए जाने का यदि आरोप है, तो इसमें 90 दिन के अंदर पुलिस को अपनी कार्रवाई, जांच की कार्रवाई पूरी करके चालान पेश कर देना चाहिए। तो 90 दिन तक का जुडिशियल रिमांड हो सकता है। बाकी मामले जो हैं, जो संज्ञेय मामले, उसमें 60 दिन में पुलिस को अपनी चालान पेश कर दी चाहिए। यदि 90 दिन और 60 दिन की अवधि में पुलिस चालान पेश नहीं कर पाती है तो अभियुक्त को अधिकार हो जाता है कि जमानत में छूट जाए। यदि जमानत देने को तैयार है उसको छोड़ना होगा। तो ये तो साहब आपने 24 घंटे में पेश कर दिया। रिमांड की भी बात हो गई धारा 167 के अंतर्गत। अब प्रश्न उठता है कि उसके ऊपर कौन सी धारा लगी है अभियुक्त के ऊपर। तो 2 प्रकार के अपराध होते हैं साहब, एक तो जमानती या दूसरे गैर जमानती। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 और भी प्रकार के अपराध हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। संज्ञेय अपराध मतलब कुछ गंभीर अपराध और असंज्ञेय अपराध तो मतलब कम गंभीर अपराध। अब ये कुल मिलाकर कहिए तो हम और आप इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि संज्ञेय अपराध कौन सा है और असंज्ञेय कौन सा है, और या जमानती कौन सा है या गैर जमानती कौन सा है। ये सब कुछ जो है दंड प्रक्रिया संहिता की जो प्रथम अनुसूची है उसमें लिखा हुआ है, हमको उसी को फॉलो करना पड़ेगा। यदि उसमें लिखा है अपराध संज्ञेय है और जमानती है तो जमानती है, यदि अपराध अजमानती है, गैर जमानती तो गैर जमानती है। तो इसके संबंध में हमारे पास यही एक ठोस आधार है कहने का कि जमानती और गैर जमानती, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध जो है वो पूरी तरह से निर्धारित हैं, वो शेड्यूल में अनुसूची में लिखे हुए हैं। उसी के आधार पर यह तय होगा कि संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानती है या गैर जमानती है। चलिए अब फिर से लौट के आते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके ऊपर कोई जमानती धारा लगा दी, मतलब ऐसे अपराध की धारा लगी है जो जमानती घोषित है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यहाँ पर अभियुक्त को जमानत पे छूटने का पूरा अधिकार है कि नहीं है। तो जवाब मिलेगा कि साहब इसको पूरा अधिकार है कि उसने उसके ऊपर जो धारा लगाई गई है, उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो कैसा है, जमानती अपराध किए जाने का आरोप है। और जमानती अपराध किए जाने के जब आप आरोप लगाते हैं तो फिर अभियुक्त को जमानत पर छूटने का कानूनी अधिकार हो जाता है। आप उसको जमानत देने से मना नहीं कर सकते। यहाँ पर न्यायालय की या पुलिस की विवेकाधीन शक्ति नहीं है ना। यहाँ पर वो मैंडेटरी है कि आपको उसको जमानत पे छोड़ना होगा यदि जमानत देने को तैयार है। तो यहाँ पर धारा 436 को आपको पढ़ना पड़ेगा सीआरपीसी की धारा 436 बताती है कि किस प्रकार से जमानती अपराध के अभियुक्त को जमानत दी जाएगी। उसमें लिखा है कि जब एक व्यक्ति जो है तो पुलिस के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा जब कोई व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है और या तो मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा। और यदि ऐसा व्यक्ति जमानत देने में सक्षम नहीं है, निर्धन है, तो भी उस व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ा जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करें कि यहाँ पर पुलिस को भी धारा 436 के अंतर्गत पुलिस और न्यायालय दोनों को ऐसे अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देने की शक्तियाँ दी गई है। यानी थाने से भी उसकी जमानत हो जाएगी और यदि थाने से नहीं होती है तो जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तब मजिस्ट्रेट के अदालत से उसकी जमानत होगी, क्योंकि उसने उसके ऊपर जो धाराएं लगी है, जो आरोप लगाया गया है, वो जमानती अपराध करने का है। उसकी थाने से भी जमानत हो सकती है, कोर्ट से भी हो सकती है। उसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि उसको उसकी व्यक्तिगत जमानत पर भी छोड़ा जा सकता है और जमानतदार की जमानत पर भी छोड़ा जा सकता है। इसको बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में
जब आप किसी को उसी के पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ते हैं, उसके पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर छोड़ते हैं, उसकी व्यक्तिगत प्रतिभूति पर छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं मुचलका। क्या है? मुचलके में उसको रिहा कर दिया गया है ना? मतलब उसको और अतिरिक्त बाहर से जमानतदार लाने की आवश्यकता नहीं है, उसके व्यक्तिगत जमानत पर हमने उसको रिहा कर दिया। इसको मुचलका कहते हैं। और जब कहा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मुचलके के अलावा आपको बाहर का व्यक्ति भी जमानतदार के रूप में लाना पड़ेगा, तब फिर कहा जाता है कि उसको जमानत पर रिहा किया। ये आम बोलचाल में कहते हैं कि उसको फिर जमानत पर रिहा किया गया, मतलब उसने जमानतदार की व्यवस्था की और उस जमानतदार के जमानत पर उसको रिहा किया गया। तो दोनों ही स्थितियाँ हो सकती है। यदि कोर्ट या थाने का बाहर सदक अधिकारी को लगता है कि नहीं, इसको मुचलके पर भी रिहा किया सकता है, व्यक्तिगत जमानत पर भी रिहा किया सकता है, तो वैसा कर सकता है। अब नहीं तो जमानतदार की व्यवस्था करने के लिए करेगा। और यदि कोई निर्धन व्यक्ति है ना, उसके बारे में सीआरपीसी में कहा गया है कि जो 1 सप्ताह तक के अपने जमानत की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो वो निर्धन व्यक्ति माना जाएगा। उसको उसके पर्सनल मुचलके पर ही उसको छोड़ने की व्यवस्था इसमें बताई गई है। अब यहाँ पर आपने देखा कि धारा 436 के अंतर्गत एक व्यक्ति को जमानत पर छूटने का अधिकार है और ऐसे व्यक्ति की जमानत थाने से भी हो सकती है, उसे न्यायालय से भी जमानत पर छूटने का अधिकार होगा। वहाँ पर न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, वहाँ पर उसे जमानत पर छोड़ना ही होगा। अब आते हैं साहब कि कभी गैर जमानती अपराध करने की यदि धाराएं आपके ऊपर लगी हैं या कोई एक भी धारा लगी जिसके अंतर्गत कहा गया है कि आपने गैर जमानती अपराध कारित किया है, उसी की वजह से आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, तब क्या होगा? तो गैर जमानती अपराध के बारे में आप धारा 437 को ध्यान से पढ़ें। धारा 437 उसमें कहती है कि जहां पर किसी व्यक्ति को पुलिस ने किसी गैर जमानती अपराध के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया है और उसको किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के सामने पेश किया है, गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे या तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है ना? वो मजिस्ट्रेट कैसा है? जिसका न्यायालय हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के दर्जे का नहीं है, मतलब जहाँ पर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के अलावा किसी अन्य दंडाधिकारी के न्यायालय में, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कह लें, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कह लें, उसकी अदालत में जहाँ पर उसको पेश किया गया है, तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया होगी? तो क्या उसको जमानत मिलेगी? क्योंकि उसके ऊपर तो गैर जमानती अपराध को करने का आरोप है। तो उस संबंध में धारा 437 कहती है कि 2 अपवादों को छोड़ करके इसमें भी मजिस्ट्रेट जमानत दे सकेगा। लिखा ना, मे ग्रांट बेल, मे शब्द का उपयोग, विवेकाधीन शक्ति है, चाहे तो देगा चाहे तो नहीं देगा, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि गैर जमानती धारा है ना? और गैर जमानती अपराध करने का जब आपके ऊपर आरोप लगता है, इसका मतलब ही होता है कि जमानत पे छूटने का आपको अधिकार नहीं है। हाँ, न्यायालय की ये विवेकाधीन शक्ति है कि वो आपको जमानत पे छोड़ सकता है। क्योंकि देखिए, आज का जो कानून का जो सिद्धांत है वो कहता है कि बेल इज ए रूल एंड रिफ्यूजल ऑफ बेल इज ए एक्सेप्शन टू दिस रूल। यानी बेल पर छूटना एक नियम है, जमानत देना एक नियम है, और जमानत से इनकार करना एक प्रकार से इसका अपवाद है। यानी कुल मिलाकर के जो न्यायिक प्रक्रिया है वो जमानत देने के फेवर में होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों को विचार करके, सामाजिक सुरक्षा को, लोक शांति को विचार करके और न्यायालय मामले की प्रकृति को विचार करके, अपराधी के पुराने आपराधिक इतिहास को विचार करके, बहुत सारे और भी तत्वों पर विचार करके जमानत देने से इनकार भी कर सकती है। बेल नॉट टू जेल, ये एक थ्योरी है, लेकिन ये थ्योरी जो है किसी भी हालत में इसको अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपके ऊपर गैर जमानती अपराध करने का आरोप लगा है। अब ये न्यायालय के विवेक पर है कि तमाम परिस्थितियों पर विचार करके आपको जमानत दे सकती है।
इस पर ध्यान दें। अब इसके अपवाद भी बताए हैं कि ये दो स्थितियों में तो आप जमानत दे ही नहीं सकते, दे सकती है के बाद उससे दो उसके अपवाद भी बताए हैं कि इन दो अपवादों के भीतर यदि मामला आता है तो गैर जमानती अपराध की धाराएं लगी हैं तो फिर इसमें जमानत नहीं दे सकते। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? तो नंबर 1, जब अभियुक्त के ऊपर ऐसे अपराध का आरोप लगाया गया है या ऐसे अपराध के आरोप में उसे पकड़ा गया है जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल तक के कारावास से दंडनीय है, इन्हें संगीन अपराध है, या जिसको पहले ही मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 साल तक की सजा वाले या 10 साल तक की सजा वाले अपराधों के लिए पहले ही उसका कन्विक्शन हो गया, पहले ही वो सिद्ध दोष घोषित किया गया किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा, या 3 साल से अधिक और 7 साल से कम तक की सजा वाले या दंडनीय जो अपराध है उस मामले में उसको 2 बार या 2 बार से अधिक उसको सिद्ध दोष या कन्विक्ट किया जा चुका है, यानी उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड भी कैसा है, उसमें उसको कन्विक्शन हुआ है। तो फिर ऐसे व्यक्ति को गैर जमानती मामले में फिर उसको जमानत देना संभव नहीं होगा। ये दो अपवाद बताती है। वैसे गैर जमानती मामलों में न्यायालय अपने विवेक का उपयोग करके अभियुक्त को जमानत दे सकती है, ये सामान्य नियम है 437 की धारा की उपधारा 1 में। लेकिन उसका अपवाद ये कहता है कि जहाँ पर ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं कि उसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल तक से अधिक की सजा वाला कोई दंडनीय अपराध किया है, उसके ऊपर आरोप है, तो फिर उसको जमानत पे नहीं छोड़ा जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको जमानत पे नहीं छोड़ा जाएगा। और यदि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है जिससे उसको कन्विक्शन हुआ है, उससे भी उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन उसका एक फिर नीचे उसका एक परंतु प्रोविजो है, इस अपवाद का भी एक प्रोविजो है कि जहां पर जो अभियुक्त है वो स्त्री है, महिला है, या उसकी आयु 16 वर्ष से कम है, या जो रोगी है या हैंडीकैप है, शिथिल अंग वाला है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जा सकेगी, ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जा सकेगी, भले वो ऊपर वाले अपवाद के भीतर क्यों ना आता हो, क्यों ना उसने मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा वाला अपराध क्यों ना किया हो, है ना। यदि उसकी आयु 16 साल से कम है, यदि वो स्त्री है, यदि वो रोगी है, शिथिल अंग वाला है, तो फिर उसे जमानत देने पर विचार किया उसे जमानत दिया जा सकता है। उसके अलावा इसमें प्रोविजन और भी बोलता है कि पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला जिसको कन्विक्शन भी हुआ है, जिसको पहले कन्विक्शन भी हो, इसको हम अपवाद के अंतर्गत रखते हैं कि इसको नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में भी आगे बोलता है कि यदि न्यायालय उचित समझता है, उसके पास न्यायालय के पास कुछ ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर उसको लगता है, उचित समझता है कि ऐसे व्यक्ति को भी जमानत दी जा सकती है, तो उसको भी दे सकेगा, है ना, उसको भी दे सकेगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने के ऊपर मृत्युदंड से दंडित या आजीवन कारावास से दंडनीय या 10 साल की सजा से दंडनीय कोई अपराध का आरोप लगा है और वो स्त्री या 16 साल से कम उम्र का व्यक्ति या रोगी और शिथिल अंग का व्यक्ति नहीं है, है ना, तो फिर ऐसे व्यक्ति की जमानत जो है संभव नहीं होगी, है ना, ऐसे व्यक्ति की जमानत संभव नहीं होगी। इसके लिए इस धारा के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट है उसको पावर्स नहीं दिए गए हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय इसमें आ चुके हैं। इसमें मजिस्ट्रेट को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। इस प्रकार का अधिकार फिर उच्च न्यायालय को या सत्र न्यायालय को धारा 439 के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो ये हुआ धारा 437। अब 437 की एक नहीं 7 उपधाराएं हैं। अब इन 7 उपधाराओं में विभिन्न प्रकार की चीज़ों की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से एक जो न्यायालय है, मजिस्ट्रेट की अदालत है, वो किस प्रकार से जमानत में शर्त भी लगा सकता है ना, कि भाई इन शर्तों के अंतर्गत आपको जमानत दिया भी है तो किन शर्तों के अंतर्गत जमानत देगा, उसके शर्त में वो उस बात की का वर्णन कर सकता है कि इन शर्तों के अंतर्गत आपको जमानत दी जाती है, ठीक है। इसमें एक बात और भी है जो आपको 437 की उपधारा को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें कहा गया है कि इसमें पुलिस के द्वारा भी जमानत दी जा सकती है, गैर जमानती अपराध का आरोप लगने के बावजूद भी
न्यायालय तो खैर देगा ही यदि उचित समझता है, तो पुलिस भी इसमें इस धारा के इस धारा 437 के अंतर्गत पुलिस को भी जमानत पर छोड़ने का अधिकार है। लेकिन कब? उसकी एक विशिष्ट परिस्थिति है। वो परिस्थिति ये है कि जहाँ पर इस बात का ठोस आधार है पुलिस के पास कि इस व्यक्ति के ऊपर अपराध का आरोप लगाने के लिए कोई मजबूत आधार तथ्य नहीं है। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है बिना वारंट के गैर जमानती अपराध के करने के आरोप में इसको पकड़ा गया है, उसके संबंध में पुलिस को प्रारंभिक जांच में ये लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए या आरोप इस्टेब्लिश करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है। लेकिन ये दोषी है, इसकी जांच करने के लिए आगे पर्याप्त आधार हैं, आगे इसकी जांच हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इसके खिलाफ कि इसने कोई अपराध गैर जमानती अपराध कारित किया है, इसका कोई ठोस आधार, मजबूत आधार नहीं है तथ्यात्मक। तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस जो है वो थाने से ही जमानत पे रिहा कर सकती है। लेकिन प्रचलन में या व्यवहार में ये चीज़ें जो है वो पुलिस के लिए ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि पुलिस ने ही गिरफ्तार किया, पुलिस ही ये राय कायम करे कि इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए या इसके खिलाफ अपराध कारित करने का कोई ठोस आधार नहीं है, तो बात गले से नीचे नहीं उतरती। और हमेशा पुलिस पर एक संदेह की दृष्टि बनी रहती है कि आखिर पुलिस ने गैर जमानती अपराध में इस प्रकार से अभियुक्त को क्यों रिहा किया। तो यदि कभी ऐसी स्थिति आती है तो विद्वानों की राय है कि इसमें पुलिस यदि ऐसा करना भी चाहती है, किसी व्यक्ति के को जमानत में रिहा करना चाहती है थाने से ही जिसके ऊपर गैर जमानती अपराध करने का आरोप लगा है, तो पुलिस को निश्चित रूप से अपने उच्चाधिकारियों से और अभियोजन से संबंधित जो अधिकारी होते हैं, शासकीय अधिवक्ता होते हैं, उनसे जरूर इसके बारे में राय मशवरा करने के बाद ही ऐसा कदम उठाना चाहिए। तो ये हुआ धारा 437 के अंतर्गत जो जमानती गैर जमानती अपराध हैं उसके संबंध में किस प्रकार से आपको जमानत मिलेगी। अब ये कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि साहब ये धारा 151 के अंतर्गत किस प्रकार से कार्रवाई होती है। तो धारा 151 दरअसल में एक ऐसी धारा है जो पुलिस को इस बात के लिए अधिकार प्रदान करती है बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने के लिए, यदि पुलिस को ये विश्वास हो जाए कि ये व्यक्ति जो है वो कोई ना कोई संगीन या कोई संज्ञेय अपराध कारित करने के फिराक में है और इसको यदि रोका नहीं गया तो जरूर कोई ना कोई अपराध कारित करेगा। जब पुलिस को इस प्रकार से विश्वास हो जाता है तब पुलिस धारा 151 के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, एसडीएम के सामने या एडीएम के सामने पेश करती है। उसके साथ में धारा 107 भी उसके साथ जोड़ देती है ताकि उससे बॉन्ड भराया जा सके कि भाई तुम 1 साल के लिए कम से कम बॉन्ड भरो कि तुम इस प्रकार की कोई हरकत नहीं करोगे। 116 में उसके खिलाफ एक जांच बिठा दी जाती है कि इसके साथ संबंधित जो इतिल्ला पुलिस को मिली थी धारा 150 सीआरपीसी के तहत, उसमें इतिल्ले में कितनी सच्चाई है। मैंने कुल मिलाकर उसको एक प्रकार से एक सिस्टम के तहत, एक प्रक्रिया के तहत ले आया जाता है ताकि वो आगे चल करके शांति बनाए रखे, कोई किस्म का कोई अपराध कारित न करे। मतलब ये क्या है, एक प्रकार से पुलिस की निवारक प्रकार की, मैंने प्रिवेंटिव नेचर की का एक्ट है और इसमें सारे पावर्स जो हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इसीलिए कलेक्टर को जिला दंडाधिकारी कहा जाता है। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी वही होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है सबसे टॉप क्लास का। उसके अंतर्गत एडीएम और एसडीएम कार्य करते हैं। तहसीलदार को भी कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ दी जाती हैं। तो ऐसे एसडीएम या एडीएम के सामने या किसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस धारा 151, धारा 107, धारा 116 के अंतर्गत मामला पेश करती है। इसमें अभियुक्त से बॉन्ड भराया जाता है कि वो किसी भी प्रकार की शांति भंग नहीं करेगा, किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अपराध कारित नहीं करेगा। तो ये आज हमने देखा था कि धारा 436 और धारा 437 और रिमांड के संबंध सेक्शन 161 इसके किस प्रकार से और धारा सेक्शन 41 और 42 पुलिस के जो पावर्स हैं उसमें किस प्रकार से काम होता है। हमारी जो अगली चर्चा होगी उस चर्चा पे हम अगली बार जो अपन चर्चा करेंगे, आज की चर्चा थोड़ी सी अधूरी है। अगली जो हमारी चर्चा होगी उसमें हम अग्रिम जमानत
इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438, और जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को जो बेल देने का, जमानत देने का जो विशेष अधिकार दिया गया है अंडर सेक्शन 439 ऑफ द CRPC, इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, इसके लिए निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबको नमस्कार।